गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? स्थानीय स्वशासन से। और 74वां? नगरीय निकाय। देखो आज इसमें देखते हैं अपन 73वां संविधान संशोधन तो हमने समझ ही लिया था कब आया कैसे आया, ठीक है ना। इसके बाद त्रिस्तरीय बनावट हमने देख ली थी क्या? 3 स्तर इसके होते हैं, पंचायत, उसके बाद यस सर। आगे लिखो इसमें चुनाव व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन, और इसमें आप लिखें चुनाव व्यवस्था। चुनाव व्यवस्था। अब देखो समझ लो इसमें दो ही बातें हैं। पहली बात, चुनाव नियमित कर दिए गए। क्या कर दिए गए? नियमित कर दिए गए। एक बात तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि चुनावों की नियमित व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। हमने पहले भी देखा था कि चुनाव नियमित नहीं होने से इसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहे थे, इसीलिए नियमित रूप से चुनाव करवाए जाने लगे। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव इसमें होने लगे। कैसे होने लगे? प्रत्यक्ष चुनाव होने लगे। इसका भी फायदा हुआ। पहले कैसे थे? 73वें से पहले कैसे थे? अप्रत्यक्ष थे। दो बातें समझ में आई। 73वां संविधान संशोधन चुनाव के मामले में अगर देखें तो एक तो नियमित चुनाव होने लग गए, और दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव भी इसमें होने लग गए, डायरेक्ट चुनाव होने लग गए। पहले जो रोकता था अब वो रोका टाकी वाला सिस्टम नहीं था, अब नियमित रूप से चुनाव निश्चित अंतराल पर होने लग गए, जिससे इसमें ट्रांसपेरेंसी और स्थायित्व आ गया। लिख लो, ये लिखो भाई फटाफट, हेडिंग बनाओ चुनाव व्यवस्था। चुनाव व्यवस्था, और लिख लो इसमें तीनों स्तरों के चुनाव व्यवस्था। 73वें ऐसे लिखो, 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में तीनों स्तरों की चुनाव व्यवस्था, तीनों स्तरों की चुनाव व्यवस्था सीधे जनता द्वारा कर दी। प्रत्यक्ष रूप का मतलब सीधे जनता द्वारा ही होता है। सीधे जनता द्वारा कर दी गई, सीधे जनता द्वारा कर दी गई, तथा नियमित अंतराल पर चुनाव की व्यवस्था की गई, तथा नियमित अंतराल पर चुनाव की व्यवस्था कर दी गई। इसमें एक नोट लगा लो, नोट में लिखो, लिखा जा रहा है क्या? स्पीड तेज है? यस सर। यस सर। लिखो इसमें, यदि सरकार 5 वर्ष से पूर्व, यदि सरकार 5 वर्ष से पूर्व पंचायती निकायों को, यदि सरकार 5 वर्ष से पूर्व पंचायती निकायों को भंग करती है, भंग करती है, तो 6 माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। अब ये थोड़ा सा कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। भंग होने पर या भंग करने पर 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर क्या कराना होगा? चुनाव करवाना होगा। ये कंपल्सरी हो गया। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ। पहले क्या होता था
किसी भी निकाय को, निकाय का मतलब संस्थान, किसी भी निकाय को एक निश्चित पैमाने पर, एक निश्चित संरचना पर, नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं मिलता था। इसका मतलब नए प्रतिनिधि इसमें नहीं आते थे। नई प्रतिनिधि नहीं आएंगे तो समय कैसा होता था? लंबा। समय कैसा होता था? लंबा होता था। और ये जो लंबा समय है ये किसके लिए नुकसानदायक था? ये जनता के लिए क्या था? नुकसानदायक था। क्यों? क्योंकि इसमें जिम्मेवार शासन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? जिम्मेवार शासन नहीं आता है। ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि प्रशासन जब चाहता तब चुनाव हो जाते, जब प्रशासन नहीं चाहता तो चुनाव नहीं होते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रशासन की दादागिरी का सिस्टम था। ये कौन सी व्यवस्था से हट गया? 73वें संविधान संशोधन से हट गया। तो इसमें क्या चुनाव व्यवस्था में क्या देखा? नियमित क्या होंगे? अब चुनाव, अंडरलाइन कर लेना। चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे, डायरेक्ट जनता का इन्वॉल्वमेंट। इससे पहले कैसे थे? अप्रत्यक्ष भी थे कुछ निकायों में। तीनों ही स्तर पर, है ना, चाहे वो पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे वो जिला परिषद, प्रत्यक्ष चुनाव की बात यहाँ कही गई। यदि भंग किया जाता है किसको? संस्थाओं को, तो कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर क्या होगा? चुनाव करवाना होगा, जिससे क्या होगा कि इनमें जिम्मेदारी का मामला आ जाएगा। बताओ क्या पूछना है इसमें से? कुछ पूछना है क्या? नो अगला सर। अगला सवाल बनाओ। पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। डायरेक्टली लिख लो आरक्षण की व्यवस्था, क्योंकि टॉपिक तो यही चल रहा है, आरक्षण की व्यवस्था। अब आरक्षण हमने तो डिटेल से पढ़ लिया था, टॉपिक क्या था, कैसे था, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लेकिन इसमें कैसे आरक्षण आएगा ये आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, इसमें स्पेशल है। देखो कैसे, 1/3 2009 से तो 50% हो गया, है ना। 2009 से तो फिर 50% का मामला आ गया है। राजस्थान में आप जितनी भी बालिकाएं हैं, अगर आपकी उम्र सरपंच बनने लायक हो जाए, सरपंच का चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है वैसे? बालिकाएं बताएंगी सिर्फ, बताओ भाई। 25 25 नहीं, 21 वर्ष ही है ना। 21 वर्ष का ही नगर निकाय में प्रशासन है। तो अगर उम्र तो अपने घर की हो जाएगी आज, नहीं तो कल हो ही जाएंगे। लड़कों की भी होनी है, लड़कियों की भी होनी है। 8वीं पास आप सब हैं, है ना। तो राजस्थान में ये बड़ा अचीवमेंट है कि 8वीं पास होना जरूरी है सरपंच के लिए, केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। लड़कियों को अब आप बताओ, आप कौन से कितने भयंकर जनसंख्या में से विशिष्ट लोग हो गए सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये प्रावधान किया गया था ना, तो 8वीं पास महिलाएं कई गाँव में मिली ही नहीं थी, और जो मिल गई वो बन गई सरपंच। सोचो क्या भाग्य है उसके, है ना। सरपंच का पद मिल गया बिना कुछ किए ही, केवल 8वीं पास है। और मैं तो कह रहा हूँ ग्रेजुएशन कर दे महिलाओं के कंपलसरी, तो और भी मारामारी हो जाए। 8वीं पास में दिक्कत है तो ग्रेजुएशन में तो और भी मारामारी। जयपुर शहर में तो नहीं होगी, गाँव में ऐसी जनसंख्या है जहां पर आज भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड है, अंतरदेशीय कार्ड, लेटर आते थे ना। अभी तो हेलो हेलो वाला सिस्टम हो गया। तो उस समय बड़े वीआईपी पन होते थे, बहुत सारे लोग बुला के ले जाते थे, भैया पढ़ दे इसको, वो है। तो गिने चुने लोग ही होते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ने वाला था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मोहल्ले वाइज कुछ ही होते थे कि 2-4 बच्चे इधर हैं, 2-4 बच्चे इधर हैं, ऐसे। तो वो भी एक थोड़ा सा उस समय के हालात ऐसे ही थे। तो आज भी हम सोच सकते हैं कि शिक्षा का लेवल राजस्थान में कैसा है। आरक्षण कितना हुआ? 1/3। ठीक है, कितना प्रतिशत? 33% आरक्षण किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? कम रह गया या ज्यादा है भाई? महिलाओं के लिए आरक्षण कम है या ज्यादा? 33%। सर ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। क्यों भाई ज्यादा क्यों लग रहा है? कोई रीजन? ये जिन्होंने ज्यादा बताया निखिल ने, वो ये भी बता दे कि क्यों ज्यादा, क्यों लग रहा है। देखो, यही पुरुष प्रधान मानसिकता है। अपना एक टॉपिक आएगा
कि महिला जो आरक्षण बिल है ना, एक हम पढ़ेंगे महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं हो रहा है, कहाँ, संसद में। इसलिए क्योंकि पुरुष महिलाओं से डरते हैं, है ना, पुलिस महिलाओं से डरते हैं कि ये महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही हैं, जिस क्षेत्र में महिलाएं आगे उस क्षेत्र में पीछे नहीं जाएगी, और महिला पुरुष से कहीं ज्यादा कई क्षेत्रों में आगे है। इसलिए ये ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि महिलाएं हैं पुरुष हैं, ये दोनों समाज के हिस्से हैं, जितना अधिकार महिला का उतना ही पुरुष का भी है, और हमारे यहाँ लैंगिक विभिन्नता तो है ही नहीं, हम जानते हैं ना। तो ये ईगो सिस्टम नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को आरक्षण इतना नहीं है। हमने एक बात कही थी आपको, अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइड समझना होगा, है ना। SC ST बताओ, आरक्षण की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना। और हमने ये भी कहा था कि आरक्षण 100% सही है, क्योंकि समाज में जो कमजोर वर्ग है उसे उठाना, आगे लाना, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। बताओ भाई, आप सोचो, जितने भी ये जो कह रहे हैं ज्यादा हैं, वो अगर लड़की होते और उनको ऑप्शन नहीं मिलता आगे बढ़ने का, तब भी यही कहते क्या? नहीं कहते, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी समाज में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो SC ST के हो, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम पुरुष है तो महिलाओं की कटाक्ष कर रहे हैं, ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज का कोई भी वर्ग अगर कमजोर है तो उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी समाज और सरकार की है, वो उसे मुख्य धारा में लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर वो विरोधी भावनाओं में आ जाएगा, क्रांति में आ जाएगा, हिंसा में आ जाएगा। बेटा समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बात हम 2-3 जगह आएगी हमारे पास, है ना, तो इसको बहुत अच्छे से अभी ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या निखिल? यस सर। यस सर। है ना। तो हम आरक्षण का विरोध कभी नहीं करेंगे। वो जो बच्चे कमजोर रह गए, चलो अपन क्लास में चलते हैं, क्लास में बैठे हो आप सब लोग मेरे सामने, है ना। क्लास में जैसे मान लो ये आगे के 4 बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, फीलिंग्स आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये बच्चे 4 कमजोर हैं, तो बताओ एक्स्ट्रा क्लास इंटेलिजेंट की लगेगी या कमजोर की लगेगी? कमजोर की। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इंटेलिजेंट की क्यों नहीं लगी भाई? क्योंकि वो पहले से ही आगे है। यही तो मैं कहना चाह रहा था यहाँ भी, है ना, कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जो समाज में पिछड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो आरक्षण का विरोध इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है समाज के लोगों की, कि जो पिछड़ गए उनको आगे लाना ही चाहिए। जिंदगी में कभी भी इंटरव्यू में, एग्जाम में, बोर्ड में कभी भी सवाल पूछ लिया जाए कि आरक्षण की व्यवस्था को हटा दिया जाए, सही आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े हैं उनकी मदद करनी ही चाहिए। ये एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने पढ़ा के यहाँ से चला गया, अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको सवाल नहीं आए, तो क्या वो मेरे से नहीं पूछेंगे? क्या पूछेंगे? वो यही तो आरक्षण व्यवस्था, उनको स्पेशल काम देना पड़ेगा, स्पेशल समय देना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, 1/3 आरक्षण, है ना, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और ये महिला आरक्षण बिल कहाँ पेंडिंग है? संसद में, है ना। कहाँ पेंडिंग है? संसद में चल रहा है, पास नहीं हुआ है, बहुत साल हो गए, और होगा भी नहीं, है ना। अब लड़कों के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या? भाई इतने इंटेलिजेंट बनो ताकि महिलाएं आ भी जाएं तो अपनी जगह सुरक्षित रहें, हमारा समाज में नेतृत्व बना रहे। इससे एकमात्र साधन है शिक्षा, है ना। लैंगिक विभिन्नता नहीं, महिलाओं को आरक्षण भी मिलना चाहिए, खुला कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अभी ओलंपिक है ना, ओलंपिक के गेम, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं था। कितने मेडल जीत के लाए भाई बताओ? कोई नहीं जीत के लाया, एक वो नीरज जी लेके आए हैं। तो ऐसे में किसी को नीचा दिखाना या किसी को कटाक्ष करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता में हम लोग ला सकें, लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकें, इसीलिए आरक्षण दिया गया है। इसमें 2 प्रकार का आरक्षण है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। ये विशिष्ट है, हर जगह सिंगल प्रकार का आरक्षण होता है। जैसे मान लो 33% दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 27 दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल है। एक तो 33% तो सभी महिलाओं को दिया गया है, सभी महिलाओं को। अब ये बात समझने लायक है ना, याद रखने लायक है। प्लस SC ST के में भी 1/3 महिलाएं होंगी। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात कही गई है। आई क्या समझ में? प्रिया, ललिता, चंचल, बैठा मामला? दोबारा बता दे एक बार। देखो क्या है, आरक्षण की व्यवस्था क्या है, 1/3 तो महिलाओं को दी ही गई है। टोटल का क्या होगा?
1/3 कौन आएंगी, महिलाएं आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो SC/ST का आरक्षण पहले से चला आ रहा है, नया नहीं है, मूल संविधान में भी था, उसमें से भी 1/3 सीटें किसकी होंगी, महिलाओं की होंगी। बताओ क्या दिक्कत है? कुल में से महिलाओं की कितनी, 1/3। SC/ST वाले में से भी 1/3 किसकी होंगी, महिलाओं की होंगी। बताओ भाई क्या दिक्कत है? क्लियर? अब ये टोटल कितना बैठ रहा है, 50% के आसपास बैठ जाता है। 50% महिलाएं पंचायती राज में आती है। आपसे पूछा जाए सामान्यतः आपकी किताब के अकॉर्डिंग, बाद में संशोधन अपने किसी काम के नहीं है, आपके किताब के अकॉर्डिंग महिलाओं का आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में कितना कर दिया गया, 1/3 आंसर। ठीक है, SC/ST की कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं को और दिया गया अलग से। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? जैसे मान लो SC/ST की 10 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 9 सीटें हैं, तो 3 सीटें किसकी रहेंगी SC/ST में, महिलाओं की फिक्स रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत आई क्या इसमें? नो सर। ठीक है, नो अगला सर। इसमें लिख लो, आरक्षण में लिखो, सभी पंचायत संस्थाओं में, सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें, सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगली लाइन से लिखो, तीनों ही स्तरों पर, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो खंड हो, चाहे वो जिला परिषद हो, तीनों ही स्तरों पर SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका आधार, अंडरलाइन करना, जिसका आधार जनसंख्या है, जिसका आधार जनसंख्या है। ठीक है बेटा, अब ये पूछ ले, SC/ST का आधार पंचायती राज में किसके आधार पर तय होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो किसके आधार पर होती है, जनसंख्या के आधार। जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा जनसंख्या, ये तो फिक्स सीट है, तो आप ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कौन से क्षेत्र को SC की सीट मिलेगी, वहां की जनसंख्या के आधार पर तय होना है। अगली लाइन में लिखो, तीनों ही स्तरों पर, तीनों ही स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण है, अध्यक्ष पद तक के लिए आरक्षण है, ऐसे लिख लो, तीनों ही स्तरों पर अध्यक्ष पद तक के लिए आरक्षण है, अध्यक्ष पद तक के लिए आरक्षण है। ठीक है, अगला लाइन लिखो, SC/ST सीटों में से भी, SC/ST सीटों में से भी 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए है। अब बेटा आपके पास बुक है क्या? यस सर। तो आप आ जाओ पेज नंबर 185 पे। 185 मिला? यस सर। इसमें देखो 243 है ना, चाहे वो आपका आरक्षण का, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे इसकी शक्तियां हो,
वो 243 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वो हैं। जैसे के में अपना वित्त आयोग है ना, अपने निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग अपन देखते हैं वाई में है, वी में है, लेकिन इस आर्टिकल में अपने को नहीं पढ़ना है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आपकी किताब में केवल यही दे रखा है 243G, तो अपने को थोड़ा सा ये याद रखना है कि इन सब्जेक्ट्स पर क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। कौन? ये संस्थाएं। कौन से सब्जेक्ट्स? जो 11वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। सर पेज नंबर कौन सा? क्या कह रहे हो? पेज नंबर 185। 185। बेटा आपकी क्लास ऑफ होने वाली है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, है ना? आप ऑफ मत करना। मिला क्या? देखो इसमें देखो आपके 243G में ऊपर ऊपर देखो शक्ति प्राधिकरण उत्तराधिकार, है ना? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने ये बात की थी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8। 9वीं कब आई? 9वीं किससे संबंधित थी बताओ भाई? पन्ने पर भूमि सुधार से। हाँ, भूमि सुधार। भूमि सुधार कब आई?